नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। नेपाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की खुली सीमाओं से सटे होने के कारण इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए पूर्णिया में आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS का एक विशेष सेंटर खोला जाएगा। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है और लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2026 के शुरुआती 3 महीनों में इस सेंटर को हर हाल में शुरू कर दिया जाए। पूर्णिया में एयरपोर्ट और गैस रिफिलिंग प्लांट खुलने के कारण भी इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ये सेंटर राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी रॉ और IB के साथ मिलकर काम करेगा और इसको लेकर पूर्णिया के DIG प्रमोद कुमार मंडल ने बताया कि नेपाल और बांग्लादेश से सटे होने के कारण यह इलाका काफ़ी संवेदनशील है और ऐसे में ATS कार्यालय का खुलना काफ़ी ज़रूरी है। एक ATS की यूनिट पूर्णिया में भी रखी जाएगी। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे सर? देखिए, ATS जो है वो उग्रवाद पे, आतंकवाद पे काम करती है, तो ऐसी कोई भी संभावना होगी तो उनको सूचना संग्रह करने में आसानी होगा। कोई घटना हुई तो रिएक्शन करने में आसानी हो जाएगा और जिला बल को भी इससे बहुत मजबूती मिलेगी। कितना सेंसिटिव है सर ये? तो नेपाल से सटा हुआ है, बहुत सेंसिटिव है। बिहार में तो सबसे सेंसिटिव सीमांचल है। ऊपर से बांग्लादेश से सटे हुए, जो बंगाल से सटे हुए हैं। बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है। चिकन नेक है, जानते ही आप लोग किशनगंज। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है ATS का होना। चुका है 14 में ही। ये ATS की एक ब्रांच जो है, यूनिट है, जैसे STF की यूनिट रहती है पूर्णिया में, तो उसी टाइप से हर रेंज में एक ATS की यूनिट होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उप मुख्यमंत्री भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने आज पटना में प्रेस वार्ता की और भूमि सुधार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया अब तक लगभग 12 लाख भूमि से जुड़े आवेदन ऑनलाइन अपलोड किए गए और इनमें से अधिकांश को साप्ताहिक आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया है। दाखिल खारिज और परिमार्जन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी विभागों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग के कार्यभार संभालने के बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में एक बड़ी जिम्मेवारी है बिहार के अंदर भूमि सुधार का, जो बहुत सारे काम पहले से शुरू किया गया है। लोगों की अपेक्षा है कि इसमें बेहतर सुधार हो, क्योंकि विवाद का बहुत सारा कारण भूमि रहा है और लघु सीमांत हमारे किसान हो या यहाँ सबसे ज्यादा घनी आबादी के कारण जमीन की समस्या सबसे ज्यादा कठिन है। विभाग में हमारे नए प्रधान सचिव भी आए हैं, CK अनिल साहब। हमारे जय सिंह पहले से ही हैं, कई पदाधिकारी हैं और हम सब लोग मिल करके अलग अलग विषय की समीक्षा भी किए हैं। लगातार समीक्षा के उपरांत जो हम लोगों ने इसके समाधान के लिए कई सुझाव आप लोगों के भी माध्यम से समय समय पर मिलते रहा है। हमारे माननीय सदस्यों का और आम लोगों का भी आवेदन महाअभियान के माध्यम से लगभग उन्होंने जो आवेदन 46 लाख मंगवाए थे, उसमें भी समाधान हो रहा है। 12 लाख के लगभग का अपलोडिंग हुआ है। फिर भी जब से हम बने हैं देख रहे हैं कि इतना ज्यादा भूमि विवाद का फोन और आवेदन, निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेवारी है कि हम समाधान करें। जो भी व्यवधान उत्पन्न करता है उस व्यवधान को रोकने का क्या क्या
मार्ग हो सकता है, क्या क्या कारक है, तो जो कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग आपके माध्यम से समीक्षा के क्रम में लोगों तक संदेश दिए हैं। अपने पदाधिकारियों के बीच हमारे प्रधान सचिव और सचिव भी पत्राचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत किए हैं। वो है पहला दाखिल खारिज और परिमार्जन। दाखिल खारिज परिमार्जन में जो देरी हो रहा है, जिससे असंतोष बढ़ता है, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता दाखिल खारिज और परिमार्जन होगा, और इसके अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी हो, अंचलाधिकारी हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो, या समाहर्ता हो, या कमिश्नरी स्तर पर जो सुनवाई होती है, इन सब की समीक्षा साप्ताहिक होगी। और कितने शिकायतों का डिस्पोजल हुआ है, इसकी भी समीक्षा होगी। समयबद्ध निष्पादन के हमने कड़े निर्देश दिए हैं। और जो हमारा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन निष्पादन का हम समीक्षा भी करेंगे। और हमने साफ निर्देशित किया है सभी लोगों को कि अनावश्यक रिजेक्ट करने का मानसिकता त्यागे। फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा बिना कारण रिजेक्ट या रेफर किए जाने की प्रवृत्ति पर हमने रोक लगाई है। अगर जो वह रिजेक्ट या रेफर करते हैं तो उसका पूरा कारण लिखेंगे और उसकी समीक्षा उनके ऊपर के एक स्तर के पदाधिकारी निश्चित तौर पर करेंगे। और सूची के आधार पर विशेष समीक्षा की व्यवस्था, इसमें विशेष तौर पर बहुत सारे भिन्न विवाद के भी आवेदन पर परिवाद डाल देते हैं। फर्जी कागजात पर निगरानी मॉनिटरिंग करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का हम लोग एक नया वातावरण बनाएंगे। जो लोग फर्जी कागजात डालते हैं और लंबे समय तक माननीय न्यायालय या हमारे सक्षम जो पदाधिकारी के अदालत के अंदर सुनवाई होती है उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 19 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार में रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने में इन एजेंडों की स्वीकृति बेहद अहम मानी जा रही है। एनडीए सरकार इस बार विकास कार्यों में गति लाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग, मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और डेडलाइन आधारित डिलीवरी का मॉडल अपनाने के मूड में है। कैबिनेट की यह बैठक उसी बड़े रोड मैप की शुरुआत मानी जा रही है जिसमें युवा को व्यापक आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे पहले 25 नवंबर को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी थी। उस वक्त बिहार के युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया था।
माध्यम से राज्य के विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान होगी और इसमें जो इनका कार्य क्षेत्र है कि क्या राजस्व मॉडल होगा, जैसे बिल ऑपरेट, ट्रांसफर इत्यादि ये सब, और किन किन क्षेत्रों में ये कार्य करेगी, जैसे रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब इत्यादि। अगला एजेंडा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए MOU साइन करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का है, जिसमें बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। पूर्व नियमावली में इसमें कई संशोधन किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा है, जिसमें मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत बिहार भिक्षावृत्ति निवारण नियमावली में कुछ संशोधन किए गए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सांसर्गिक, कोढ़ी एवं पागल इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए, तो उनके बदले दूसरे शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें नॉर्थ एवं साउथ विद्युत पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए के सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसके अंतर्गत श्री सुधीर कुमार, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के हैं, कोटि क्रमांक 478/2024, जो तत्कालीन जिला प्रबंधक थे राज्य खाद्य निगम रोहतास के, उनकी सेवा से बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया। अगला एजेंडा है, आप लोगों ने पहले सुना होगा, सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद BSF सब इंस्पेक्टर स्वर्गीय मोहम्मद इम्तियाज के आश्रित पुत्र श्री मोहम्मद इमदाद रजा की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब वहां विजिट किया था, तो उन्होंने परिवार से मिलते समय में इसकी घोषणा की थी। उसी नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति आज मंत्री परिषद द्वारा दी गई। अगला एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोकसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा के दौरान सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद का पूरा साल विपक्ष के हंगामे में बीता और नए सांसद होने के नाते अनुभव उनके लिए परेशान करने वाला रहा। कंगना ने विवादों, नारेबाजी और सदन की कार्रवाई रोकने के विपक्ष के तरीकों को लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ बताया। इस दौरान विपक्ष के EVM हैक करने वाले आरोपों पर उन्होंने कहा कि PM मोदी EVM हैक नहीं करते, बल्कि लोगों को दिल को हैक करते हैं। वहीं संसद परिसर के बाहर जब कंगना ने राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनके चरित्र में कोई ताकत नहीं है, इसलिए उन पर वो कुछ नहीं कहना चाहती। कंगना ने अपने भाषण की शुरुआत विपक्ष के SIR नारे और विपक्ष द्वारा दिए गए हंगामे को याद करते हुए की। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार कोई काम आगे बढ़ाती है, विपक्ष उसका विरोध करने के लिए नियमों को तोड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास न तो ठोस तथ्य हैं और न ही कोई स्पष्ट रणनीति। कंगना ने कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने उठे तो उनसे उम्मीद थी कि कोई बड़ा खुलासा होगा, पर उनका भाषण बिना तथ्यों और गंभीरता के था। कंगना ने विपक्ष द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला की तस्वीर उठाने को गंभीर अपमान बताया। उन्होंने कहा कि उस महिला ने खुद सोशल मीडिया पर कहा था कि उसका भारत से कोई संबंध नहीं है और वह भारत कभी नहीं आई। इसके बावजूद विपक्ष ने उसकी तस्वीर का दुरुपयोग किया। कंगना ने सदन की ओर से उस महिला से माफ़ी मांगी और इसे महिलाओं के सम्मान पर चोट बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार महिलाओं के अपमान में शामिल होती रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कंगना ने EVM पर विपक्ष के आरोपों को आधारहीन कहा। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव में गड़बड़ी की असल घटनाएं कांग्रेस शासन के दौरान बैलेट पेपर के समय हुई थीं। उन्होंने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस का उदाहरण देते हुए कहा कि चुनावी धांधली में एक प्रधानमंत्री तक दोषी पाई गई थी। कंगना ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि आज कांग्रेस EVM पर सवाल उठाती है, जबकि वास्तविक धांधलियां उसके शासन में होती थी। उन्होंने प्रियंका गांधी के बयान पुरानी बातें न करें पर भी तंज कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी बिना पूरी नागरिकता के भी वोट डालती रही थीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।